हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इनोलेट केमिस्ट्री और पिछले लेक्चर में हमने बात की थी अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। आज इस सेकेंड लेक्चर में हम बात करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शंस की, एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस की, और इसके साथ हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इनोलेट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लेजन कंडेंसेशन से। क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन में हम इथाइल एसीटेट से इथाइल एसिटो एसीटेट प्रिपेयर करते हैं। इथाइल एसीटेट में जो अल्फा प्रोटॉन होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अगर हम इसे सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट करवाएं तो हमें यहाँ से कार्बेनाइन मिलता है एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होने के बाद। अब ये कार्बेनाइन यहाँ रेजोनेंस शो कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये स्टेबल कार्बेनाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल दूसरे इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन करता है। अब इथाइल एसीटेट में जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और कोई भी न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के ऊपर अटैक करता है। कार्बेनाइन इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगले स्टेप में ये पाई इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए हैं वापस से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं और यहाँ से इथोक्साइड आयन निकल जाता है। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो है इथाइल एसिटो एसीटेट। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर यहाँ तो इथोक्साइड आयन निकला है और एक प्रोटॉन पहले बेस ने एब्स्ट्रैक्ट करवाया था। तो इस रिएक्शन में एक इथेनॉल मॉलिक्यूल निकला होता है दो इथाइल एसीटेट से, और इस रिएक्शन को, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। इथाइल एसिटो एसीटेट से हम जो डिफरेंट टाइप के सिंथेसिस करते हैं उनको हम कहते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस में हम इथाइल एसिटो एसीटेट के अल्फा प्रोटॉन के एसिडिक कैरेक्टर को यूज करते हैं। अल्फा प्रोटॉन क्योंकि एसिडिक इन नेचर हैं, चाहे वो टर्मिनल हो या फिर इंटरनल। जब हम किसी बेस से ट्रीट करवाएं, ऐसा बेस जो इतना वीक हो, जो ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर सके और कम एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट ना करे, उस केस में सिर्फ यहां से एक प्रोटॉन रिमूव होगा और हमें एक कार्बेनाइन मिलेगा। जो कार्बेनाइन हमें मिलेगा ये यहां भी रेजोनेंस शो कर सकता है और दूसरी साइड भी रेजोनेंस शो कर सकता है, जिसकी वजह से इसकी तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। अब क्योंकि ये कार्बोनाइन काफी स्टेबल है तो हम इसे एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज कर सकते हैं, और एज ए न्यूक्लियोफाइल जब एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करता है तो एल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाता है और हैलाइड आयन निकल जाता है। आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम इथाइल एसिटो एसीटेट को सोडियम इथोक्साइड से ट्रीट करते हैं तो यहाँ से एक अल्फा प्रोटॉन निकल जाता है और हमें कार्बन आयन मिलता है। अगर हम इसकी रिएक्शन प्रोपाइल ब्रोमाइड के साथ करवा दें तो प्रोपाइल ग्रुप इस अल्फा हाइड्रोजन से अटैच हो जाता है और सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से रिमूव हो जाता है। अगर हम इस मॉलिक्यूल को कंसंट्रेटेड NaOH से ट्रीट करते हैं तो दो जगह से बॉन्ड क्लीवेज होती है, एक यहाँ से और दूसरा यहाँ से। तो हमें यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम साल्ट मिलते हैं, जिन पर अगर एसिडिक वर्कअप किया जाए तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल मिलते हैं। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को डाइल्यूट NaOH से ट्रीट किया जाए तो सिर्फ एस्टर का हाइड्रोलिसिस होगा और हमें सोडियम साल्ट मिलेगा, जिसका एसिडिक वर्कअप करने पे हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो यहां से CO2 निकल जाएगी और हमें कीटोन मॉलिक्यूल मिलेगा। अगर कंसंट्रेटेड NaOH से ट्रीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल मिलेंगे, डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करेंगे तो कीटोन मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो जो भी डिजायर्ड मॉलिक्यूल हमें प्रिपेयर करना हो उसके अकॉर्डिंग हम इसे कंसंट्रेटेड या फिर डाइल्यूट NaOH से ट्रीट करेंगे। तो ये था एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस। अब बात करते हैं इनोलाइजेशन की। कोई भी कीटोन मॉलिक्यूल कीटो के साथ साथ इनोल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, उसके साथ इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अगर मैं इथाइल एसिटो एसीटेट की बात करूं तो रूम टेम्परेचर पे कीटो फॉर्म 92.5% और इनोल फॉर्म 7.5% होती है। इस इक्विलिब्रियम को देखने से तो यही लग रहा है कि कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा रहती होगी, इनोल फॉर्म हमेशा कम रहती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इनकी कंपोजिशन कम ज्यादा क्यों होती है और कीटो फॉर्म ज्यादा क्यों है, उसको समझने के लिए हमें इनकी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। अगर मैं कीटोफॉर्म की बात करूं तो कीटोफॉर्म के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है और कार्बन सिंगल बॉन्ड
हाइड्रोजन। इसके विद रिस्पेक्ट टू इनोल फॉर्म में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होता है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है, ये सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, बट ये भी फैक्ट है कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है वो कहीं ज्यादा स्टेबल है एल्कीन से, यानी सी डबल बॉन्ड सी से, जिसकी वजह से अगर मैं सारे के सारे फैक्टर इंक्लूड करूं बॉन्ड एनर्जीज के, तो कीटो फॉर्म थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फेवरेबल है, ज्यादा स्टेबल है। तो कीटो फॉर्म हमेशा ज्यादा बननी चाहिए, लेकिन कई बार इनोल फॉर्म भी ज्यादा बन सकती है, कंपोजिशन इनोल फॉर्म की भी ज्यादा हो सकती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर जरूर होंगे जिनकी वजह से इनोल फॉर्म जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से इनोल फॉर्म स्टेबलाइज हो जाती है और उसकी कंपोजिशन कीटो फॉर्म के मुकाबले बढ़ जाती है? तो पहला फैक्टर है कंजुगेशन। अगर इनोल फॉर्म किसी तरीके से कंजुगेशन को एक्सटेंड कर रही है तो इनोल फॉर्म स्टेबलाइज हो जाएगी। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इनोल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, तो इनोल फॉर्म फर्दर स्टेबलाइज हो जाएगी। तीसरा फैक्टर है सोलवेंट। सोलवेंट का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। सोलवेंट किस फॉर्म को ज्यादा स्टेबलाइज करता है, कीटो फॉर्म को या फिर इनोल फॉर्म को, उस पर डिपेंड करेगा कि इक्विलिब्रियम किस साइड शिफ्ट होगा, कंपोजिशन कीटो की ज्यादा होगी या फिर इनोल फॉर्म की ज्यादा होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं इथाइल एसीटोएसीटेट का। इथाइल एसीटोएसीटेट में दो टाइप के अल्फा हाइड्रोजन है। पहला, टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन। अगर टर्मिनल अल्फा हाइड्रोजन की वजह से इनोल बनता है तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी, यानी कि यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप। अब ये कार्बोनिल और ये एल्कीन किसी भी तरीके से कंजुगेशन में नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी भी कम होगी। दूसरा केस हो सकता है कि इन प्रोटॉन की वजह से इनोल बने, तो या तो ये स्ट्रक्चर होगी या फिर ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब इन केसेस के अंदर जो एल्कीन बन रही है इनोल की, वो इस कार्बोनिल के साथ अल्टरनेट है, इसलिए यहाँ पे कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है। सेम केस यहां भी है कि ये कार्बोनिल इस एल्कीन के साथ कंजुगेशन एक्सटेंड कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंजुगेशन की वजह से होने वाली स्टेबिलिटी इनोल को मिल रही है। दूसरा फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग पॉसिबल हो, यहाँ पे जो OH है उस कार्बोनिल के साथ एच बॉन्डिंग करे, ये जो OH है इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ एच बॉन्डिंग करे, तो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग भी इस इनोल फॉर्म को स्टेबलाइज कर रही है। अब बात करते हैं सोलवेंट के इंपैक्ट की। अगर हमने नॉन पोलर सोलवेंट लिया है तो नॉन पोलर सोलवेंट किसी भी तरीके से जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा, यानी कि जो इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिसकी वजह से इनोल फॉर्म की स्टेबिलिटी बनी रहती है, यानी कि इनोल फॉर्म स्टेबलाइज रहती है। लेकिन अगर हमने सोलवेंट पोलर ले लिया, एन हेक्सेन या साइक्लोहेक्सेन की जगह पे हमने वाटर ले लिया, तो वाटर क्योंकि एक पोलर सोलवेंट है तो वाटर इस एच बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा। जब इस एच बॉन्डिंग को डिस्टर्ब करेगा तो इनोल फॉर्म की जो स्टेबिलिटी इस इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से थी वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उस स्टेबिलिटी की कम होने की वजह से इनोल फॉर्म की बजाय कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। तो इस तरीके से कीटो और इनोल का जो कन्वर्जन है वो सोलवेंट पे भी डिपेंड करता है, और इनोल फॉर्म कैसी बन रही है, उसके अंदर कौन से फैक्टर सामने आ रहे हैं, कंजुगेशन बढ़ रही है या इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग आ रही है, उनकी वजह से भी स्टेबलाइज हो सकती है। तो इस तरीके से सोलवेंट का भी इंपैक्ट पड़ता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग का भी इंपैक्ट आता है, और कंजुगेशन का भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है कि कोई इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी या फिर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, कंपोजिशन इनोल की ज्यादा होगी या फिर कीटो फॉर्म की ज्यादा होगी। अब जो कीटो से इनोल फॉर्म में और इनोल से कीटो फॉर्म में ऑटोमेटिक कन्वर्जन है, ऑटो इनोलाइजेशन है, वो प्रोसेस काफी स्लो है। लेकिन अगर थोड़ा सा एसिड या फिर बेस एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाए तो ये प्रोसेस काफी फास्ट हो सकता है। अगर मैं बेस कैटलाइज इनोलाइजेशन की बात करूं तो बेस एक अल्फा प्रोटॉन जो कि एसिडिक इन नेचर है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एल्कीन बनाने का काम आए, और जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे। ऑक्सीजन फर्दर सॉल्यूशन से
एक प्रोटॉन कैप्चर करके इनोल फॉर्म बना लेगा। इसी तरीके से एसिड कैटालाइज इनोलाइजेशन के अंदर सबसे पहले एसिड का प्रोटॉन कार्बोनिल के ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है, OH पॉजिटिव बन जाता है। अगले स्टेप में अल्फा प्रोटॉन रिमूव होता है अपने इलेक्ट्रॉन देके और ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हमें इनोल मिल जाता है। तो इस तरीके से एसिड या बेस की मदद से इनोलाइजेशन जल्दी अचीव किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।